हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम लेकर के आ चुके हैं न्यू वीडियो जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जावा कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। आज से हम हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आई तो आपको जावा भी नहीं आ सकती। इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत डीपली इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपके पिछले में डाउट है या प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी चीज़ें आपके डाउट अब यहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या काम है इसका, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोज़ होंगी हमारी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी जावा के प्रोजेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, साथ में हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है, ये सभी जो प्लेलिस्ट है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो इनको ज़रूर चेकआउट करना। शुरू करते हैं हम हमारे ऊप्स के साथ में। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऊप्स। ऊप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब ऊप्स को समझते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल लो कि एक रियल वर्ल्ड है जहाँ पर एक ऑफिस है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसकी एक पोजीशन है। ठीक है, तो आप उसकी पोजीशन जो है, जिस पोजीशन पर वो काम कर रहा है, उसकी पोजीशन को आप इंक्रीज कर सकते हो, उसकी पोजीशन को आप डिक्रीज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, अगर आप किसी कोड को लिखते हो तो वो आप रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना। अगर आप जो रियल वर्ल्ड में चल रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप कोड को लिखोगे। तो ऊप्स की हेल्प से हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो कोड है हम उसको रियल वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट कर पाएं। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम हमारे कोड को लिखें, कुछ ऐसा कोड लिखें जहां पर हमारी रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड दिखे। कुछ वो चीज़ हमारी रियल वर्ल्ड वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, वैसी जो चीज़ होती है वो चीज़ कुछ हमारी कोड में दिखे। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ जावा के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अनदर लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि पाइथन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। पाइथन जो है वो ऊप्स को सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस है वो भी ऊप्स को सपोर्ट करती है। आप सी प्लस प्लस के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हो, पाइथन के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या लगता है जो ऊप्स है वो हमको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम हमारे जावा के अंदर या पाइथन के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हमारे जो डेवलपर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जहाँ पर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को बनाते हो, वहाँ पर आपको ऊप्स की हेल्प से बहुत हेल्प मिलती है, पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये चीज़ आपको छोटे छोटे हमारे जो कोड हैं उनमें वहाँ पर समझ नहीं आती। बट जब हम एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं, बहुत ही बड़ा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वहाँ पर आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस, ऊप्स क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंस हमको समझ में आती है। ऊप्स की हेल्प क्यों लेनी चाहिए जब आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जब आप कॉम्प्लेक्स कोड को लिख रहे होगे, वहाँ पर आपको ऊप्स की हेल्प से जब आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी हो जाएंगी। तब आपको वहाँ पर पता चलेगा कि ऊप्स जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमको यूज़ करने के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे, जब आप अपने कॉम्प्लेक्स कोड को लिखने जाओगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अगर ये ऊप्स नहीं होता हमारे पास, ऊप्स का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास नहीं होता, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कितना बड़ी बन जाती, कितनी बड़ी बन जाती। बट ऊप्स की हेल्प से आप उसको रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाओगे और उसको इजीली सॉर्ट आउट कर दोगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो ये था हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक वाला इंट्रो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही बड़ा है, ये सिर्फ बेसिक सा इंट्रो था कि अगर आपको समझना है, बात करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको उसको सामने वाले को इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर आपके सामने किसी डेफिनेशन वाइज पूछा जाए, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना हो, तो आपके सामने जो डेफिनेशन दिख रही है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोच इन प्रोग्रामिंग इज टू सॉल्व अ प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। आपको सिंपली ये डेफिनेशन सामने वाले को बोल देना है, सामने वाले को बता देना है, जो आपका आंसर होगा वो 100% करेक्ट होगा, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है,
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोच इन प्रोग्रामिंग इज टू सॉल्व अ प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? आपको सिंपली ये डेफिनेशन को वहां पर रिप्रेजेंट कर देना है, आपका जो आंसर होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब बात कर लेते हैं ड्राई के बारे में। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज ड्राई? ड्राई के बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बात करी हुई है। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ से मेरा मतलब है कि आप अगर कोड में किसी काम को, किसी मेथड को, किसी फंक्शन को बार बार एक ही फंक्शन के, एक ही लॉजिक के बारे में बार बार काम करवा रहे हो, अगर आपको ये चीज़ करना पड़ रही है तो आप किसी गलत ट्रैक पर चल रहे हो। आप उससे बेटर बना सकते हो, आप अपने कोड को उससे बेटर कर सकते हो। जैसे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी, जैसे अगर आप एक कोड लिख रहे हो और वहां पर आपको 4 बार एडिशन करवाना है उस कोड के अंदर, तो आप 4 बार वो एडिशन का लॉजिक बार बार लिख रहे हो, तो आप किसी गलत ट्रैक पर चल रहे हो। आप 4 बार लिखने से बेटर है कि आपके पास एक बार भी आप लिख के उसको 4 बार काम करवा सकते हो, ठीक है। तो आप ड्राई प्रिंसिपल का वहां पर यूज कर सकते हो। तो आपके जो कोड है, आपका जो काम है, अगर वो एक कोड में, एक प्रोग्राम में अगर आप एक ही काम को 4 बार करवा रहे हो तो मतलब आप ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप एक काम को एक लॉजिक को एक बार लिख रहे हो और एक ही लॉजिक को अगर आपको 4 बार कोड में यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप एक कोड को जब 4 बार यूज कर पा रहे हो, एक लॉजिक को 4 बार बिना लिखे यूज कर पा रहे हो, एक बार लिख लिया आपने लॉजिक को, उसके बाद एक ही लॉजिक को आप कोड के अंदर 4 बार यूज कर पा रहे हो, तब आप ड्राई प्रिंसिपल को यूज कर रहे हो, ड्राई प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो। बट कोड के अंदर अगर आपका जो ड्राई प्रिंसिपल है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कैसा होगा आपका कोड कि जो आपका एडिशन वाला जो लॉजिक है, वो लॉजिक आपको जितनी जगहों पर जरूरत पड़ रही है कोड के अंदर, आप हर एक जगह पर लॉजिक लिख रहे हो एडिशन के लिए, हर एक पार्ट में एक लॉजिक लिख रहे हो एडिशन के लिए, ठीक है। तो आप ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आपने कोड में एक जगह पर एडिशन का लॉजिक लिख दिया, अब उस एक लॉजिक को आप 4 जगह पर यूज कर पा रहे हो बिना दोबारा लिखे, तब आपका मतलब है, तब आप इस ड्राई प्रिंसिपल को यूज कर रहे हो। आप एक ही लॉजिक को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, आप एक ही लॉजिक को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, बार बार अपने एक ही चीज को रिपीट मत करो। अभी भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम ओप्स का यूज कर रहे हैं जब हमारे पास इतने अच्छे मेथड्स हैं। मेथड्स एक बार बना दो, उस मेथड को 4 बार 10 बार कॉल कर लो, फिर भी हम क्लास को बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन तो करी हैं, बट एक्सप्लेन करने से आपको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद एक कोड को नहीं लिखोगे। उस कोड को जब तक आप एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से लिखोगे, एक बार आप मेथड और फंक्शंस बना करके एक बार कोड को लिखोगे, जब तक आप एक कॉम्प्लेक्स कोड को नहीं लिख लोगे, वहाँ पर आपको ऊप्स का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको ऊप्स की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में नहीं आएगी। ऊप्स जो है वो जावा के अंदर भी यूज़ होता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। जैसे कि हमने एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन बनाया है, वहाँ पर भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर भी हमने जावा में यूज़ किया हुआ है। तो ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आप कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगी। जब आप एक बार कोड को लिख लोगे अपने हिसाब से, जब आप खुद लिखोगे जब कोड को, तब आपको पता चलेगा कि जो ऊप्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जावा के अंदर। और अगर आप बिगनर हो, जैसे कि आप अभी फर्स्ट टाइम जावा को सीख रहे हो, आपने किसी अनदर लैंग्वेज को नहीं सीखा है, आप फर्स्ट टाइम जावा के अंदर आए हो, जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो एक दिन में आप ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कोड को नहीं लिख पाओगे। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। जब आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है तो एक एक स्टेप होते हैं, एक एक स्टेप को चढ़ते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है, सेकंड पर जाना है, फिर से आपको स्टेप्स को चढ़ना पड़ता है। तो वैसा ही सेम कोडिंग के अंदर होता है, आपको एक एक लेवल पर पार करके आपको आगे के जो एक्सपर्ट लेवल्स होते हैं, जो आपको कई लोगों को आप देखते होगे कि ये सारी चीज़ें उनको याद है, उनको सारी चीज़ें रटी हुई हैं, तो वो ऐसा नहीं है। वो उनको याद कैसे हो गए हैं कि वो इतने साल से एक ही चीज़ के ऊपर कोड करते हुए आ रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर कोड्स बनाते हुए आ रहे हैं। वो जावा को 4 साल 5 साल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो बेटर बनाती है, आपके जो कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद से कोड्स को नहीं लिखोगे, खुद दिन में 4 बार एक अपना प्रोग्राम नहीं बनाओगे, जब तक आपकी जो कोडिंग है वो परफेक्ट नहीं होगी। आपको आपकी कोडिंग को परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डे बाय डे आपको स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर के जो आप देखते हो लोगों को कि इनको बिना कुछ देखे, बिना कुछ याद करे सारी चीज़ें हैंड टू हैंड है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्हें इतनी बार इतने ज़्यादा कोड्स को लिखा हुआ है, तब जाकर के उनको वो सारी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, अगर आपको भी उस टाइप का बनना है, उस लेवल पर अगर आपको आना है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, आपके सामने जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, प्रॉब्लम को देखा, लॉजिक आपका तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक हुआ,
तुरंत आपके दिमाग पर लॉजिक क्लिक हो गया, वो अगर आपको वैसा लेकर के आना है कोडिंग के अंदर, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जितना ज़्यादा अपनी कोडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा कोडिंग जो है वो बेटर होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास है, ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरो देकर के ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एरो देकर के ऑब्जेक्ट है, फिर एरो देकर के ऑब्जेक्ट है जो कि बॉक्स के अंदर है, ठीक है। जो लास्ट वाला जो बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आउटपुट है। आउटपुट कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो क्लास है, ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हो कंटेन इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ वैलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो क्लास है वो कंटेन करती है कुछ वैलिड इंफॉर्मेशन, किसको क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है, जैसा कि अभी हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जावा प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, वहां पर अगर आपने वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपको पता होगा, और नहीं है तो नॉर्मल अज्यूम करो कि आपके पास एक साइन अप पेज है, ठीक है। साइन अप पेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है पहले से, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं पहले से। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो हमको देनी है, ठीक है। उस फॉर्म ने हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो ऑलरेडी उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब वहां पर हमको कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन देना है। क्या क्या वैलिड इन्फॉर्मेशन, नेम, स्कूल कहाँ से हुआ, हमारे मार्क्स कितने थे, हमारी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक की है, हमारे जो एड्रेस है वो क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहां पर वैलिड प्रोवाइड करवानी है। तो क्लास है, क्लास के अंदर पहले से कुछ कंटेंट है, ठीक है। तो क्लास है, क्लास के अंदर कुछ पहले से कंटेंट है, उस कंटेंट को हमको लेना है, ठीक है। यूजर से वैलिड इंफॉर्मेशन हमने ले ली, हमारी क्लास ने हमसे मांगी, हमने हमारी क्लास को दे दी, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन से हमारी जो क्लास है वो एक वैलिड ऑब्जेक्ट बना करके हमको दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जो हमारी क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है हमारे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिजेंबल करता है, किसी चीज को एसोसिएट करता है, ठीक है। अगर किसी चीज के लिए, अगर जैसे अगर हम बोलें क्लास जो है वो एक फॉर्म है, किस फॉर्म, कैसा फॉर्म है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी के टाइप का एक एम्प्लॉय का फॉर्म होगा जो ऑफिस में काम करता है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट जो क्लास है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह समझ लो, आपकी जो क्लास है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह समझ लो, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक एम्प्लॉय के फॉर्म की तरह समझ लो, ठीक है। तो अगर जैसे कि अब बात करते हैं हमारी मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो अगर जब तक आप एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हो, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं बनाते हो, तो वो जब तक मेमोरी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो एलोकेट नहीं होगी। बट अगर आपने एक क्लास को बना दिया है, अगर आपने एक क्लास को बना करके परफेक्ट क्लास को रख दिया है बना करके, जैसे कि हमने क्लास को क्या समझा था कि एक क्लास जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म की मशीन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म बनाती है। तो क्लास को अगर आपने एक परफेक्टली बना करके रख दिया है तो उसकी मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी, और जो वो क्लास है, जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की मशीन है, वो कितने भी एप्लीकेशन फॉर्म को बना सकती है। एप्लीकेशन फॉर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये क्लास है मतलब जो स्कूल में क्लास होती है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी समझ लो। सेक्शन ए के लिए फॉर्म बना दिया, बी के लिए बना दिया, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए, कितने भी सेक्शंस के लिए फॉर्म को बना देगी हमारी जो क्लास है। वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जितने बनाना चाहे वो बना सकती है, और उनकी जो मेमोरी है वो भी एलोकेट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छा बेनिफिट है जो हमको मिलता है। अगर आपको कुछ चेंजेस भी करना है ना, तो आप डायरेक्ट जाकर के क्लास में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज में कोई अगर आपको चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। हम आगे जाकर कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो कि ओप्स का क्या होता है, कैसे होता है। ये सारी चीज़ें जो ओप्स के बारे में मैंने अभी आपको बताई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये बिल्कुल बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको दिया है। अभी जो ओप्स है वो बहुत डीप डेप्थ में हमको जाना है, ओप्स के बारे में बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब आगे जाकर के जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना, उसमें हम जब कोड को लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये लिटरली रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हुए हम कोड को लिख रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे हमारे ओप्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको कहीं पर भी अभी डाउट लग रहा है तो आप वापस से एक बार वीडियो को पीछे करके आगे स्टार्टिंग से देख सकते हो। बट अगर फिर भी नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे चल के जब ऑब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपको पूरी रेस जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को समझ में आया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करना। प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जावा प्रोजेक्ट्स को अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन पर मिल रही होगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी उसके हाफ एन आवर पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।